अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। पिछली क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस और मैंने आपको पिछली क्लास में बस इतना बताया था कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। आपके पास यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो फॉर्मल अरेंजमेंट होती है। सर फॉर्मल अरेंजमेंट क्या? फॉर्मल अरेंजमेंट का मतलब होता है रिटन अरेंजमेंट। फॉर्मल अरेंजमेंट का मतलब होता है ऑफिशियल अरेंजमेंट कि ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी चीजें अरेंज कर दी गई हैं, जितनी भी चीजों को ऑर्गेनाइज कर दिया गया है, वो आपके पास रिटन फॉर्म में मौजूद होगी, वो आपके पास ऑफिशियल फॉर्म में मौजूद होगी। यानी कि आपने उसे फॉर्मली फॉलो करना है, ऑफिशियली फॉलो करना है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ फॉर्मल अरेंजमेंट of activities and communication ये जो फॉर्मल अरेंजमेंट है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है या जितनी भी कम्युनिकेशन फ्लो हो रही है उसे ऑर्गेनाइज या अरेंज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया जाता है। जब आपकी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज हो जाएगी, जब आपकी कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइज हो जाएगी, तो उसके बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी आ जाएगी, इफेक्टिवनेस आ जाएगी। सर एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी वो एबिलिटी होती है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी काम को कम से कम रिसोर्सेज के साथ कर सकते हो। यानी कि अगर आप एफिशिएंसी हासिल करना चाहते हो तो किसी भी काम को कम से कम टाइम के साथ करो, सही है, कम से कम कॉस्ट के साथ करो, कम से कम एफर्ट्स लगा के करो, तो इसका मतलब यह है कि आप एफिशिएंट हो जाओगे। तो यहाँ पे एफिशिएंसी वो एबिलिटी है जो आपको अलाउ करती है आप कोई भी काम करो यूजिंग लेसर एंड लेसर रिसोर्सेस, सही है। ऑन द कॉन्ट्ररी इफेक्टिवनेस का मतलब ये होता है वो एबिलिटी कि आपका जो भी काम हो उसके आउटपुट की एक्यूरेसी बढ़ जाए, उसके आउटपुट का मार्जिन ऑफ एरर रिड्यूस हो जाए। कि पहले मैं कोई भी काम करता था मोर और लेस मैं 70% एक्यूरेसी के साथ वो काम करता था, 30% कोई ना कोई भंडा या मार्जिन ऑफ एरर होता ही था। लेकिन मैंने प्रैक्टिस की, मैंने ट्रेनिंग हासिल की, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप किया, सही है। तो हुआ क्या कि अब मैं कोई भी काम करता हूं तो मेरी एक्यूरेसी जो है या मेरी जो आउटपुट की एक्यूरेसी है वो 90% हो गई है। मेरा मार्जिन ऑफ एरर अब सिर्फ 10% रह गया है। इसका मतलब यह है कि मैंने अपनी 20% इफेक्टिवनेस बढ़ा ली। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के थ्रू आप एक फॉर्मल अरेंजमेंट लेकर आते हो जो कि आपकी एक्टिविटीज को, आपकी कम्युनिकेशन को एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाता है, जिसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इजीली अचीव हो जाते हैं। यहाँ पे आप लोग सवाल पूछोगे सर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या पर्पसेस हो सकते हैं? पहला ऑब्जेक्टिव या पहला पर्पस या पहला गोल ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव कर रही होती है टुवर्ड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, प्रोसेस है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे लगते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दिमाग लगता है, सही है, वहां पे एफर्ट्स लग रही होती है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव कर रही होती है। क्यों? अगर ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही हो तो देयर इज अ हाई चांस कि उनके पास कोई साइंटिफिक ब्रेक थ्रू अचीव हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि उनके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ जाएगा। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव यह है कि हर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव कर रही होती है, मेहनत कर रही होती है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ। कि अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मेरे लेबर मेरे लिए काम कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि मैं लेबर की जगह ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करूं कि मेरे काम में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। तो मेरा अगला जो एडवांटेज है, मेरा अगला जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपके काम में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ गई। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। पहले आप प्रोडक्शन कराते थे मैनुअल लेबर के थ्रू, पहले आप प्रोडक्शन करवाते थे मैनुअल लेबर के थ्रू। तो एक दिन में एक लेबर 1000 रुपए लेता था और आपको 10 यूनिट बना के देता था, सही है। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास एफिशिएंसी
जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो रही थी, और जो 10 वो यूनिट बनाता था, वो यूनिट जो है ना इतने ज्यादा जो है ना अट्रैक्टिव नहीं होते थे, उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा इंफीरियर थी। सही है, आप क्या लिया है, उनकी जगह एक मशीन लिया है। अब जहां पे लेबर को आप पर डे 1000 रुपए देते थे, मशीन की जो पर डे कॉस्ट आती थी वो तकरीबन आती थी 500 रुपए। सर ऐसा क्यों हुआ? ऐसे इसलिए हुआ कि यहाँ पे वो जो इलेक्ट्रिसिटी लेती थी, जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी, वो पर डे 500 रुपए लग रही थी। सही है, तो यहाँ पे उसकी कॉस्ट कम हो गई, और अब जो यूनिट बना रही है ना, जो लेबर यूनिट बनाता था वो बनाता था 10, ये यूनिट बना रही है 100। तो उसका मतलब ये है कि आपकी एफर्ट्स भी रिड्यूस हो गई, आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई, आपका टाइम भी रिड्यूस हो गया। अब कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है। और इफेक्टिवनेस कैसे आ गई कि अब क्वालिटी इंक्रीज हो गई है, अब मार्जिन ऑफ एरर रिड्यूस हो गया है, कि गलती नहीं होती है, यूनिफॉर्मिटी आ गई है। तो पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दूसरा था टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तीसरा था एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। चौथा हो जाएगा क्वांटिटी एंड क्वालिटी। जब आप टेक्नोलॉजी लेकर आओगे, जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे, फिर टेक्नोलॉजी आएगी, फिर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आएगी, तो अगला स्टेप क्या होगा? आपके प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी और क्वालिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, कि अब यहाँ पे जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो क्वालिटी वाइज भी ज्यादा होगा, और मार्केट के शेल्फ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी ज्यादा नजर आ रहे होंगे। तो ये आपको फायदा हो जाता है किसका? रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। फिर उसके बाद जब क्वांटिटी और क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फाई होगा। नंबर 1 कि उसको प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, और नंबर 2 कि वहां पे अब जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी भी बढ़ गई, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, आपका गोल अचीव हो गया। जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो फिर वो क्या करेगा? और लोगों को बुलाएगा कि भाई तुम भी परचेज करो। तो यहाँ पे आपके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होंगे, प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होंगे, तो आपके पास ज्यादा प्रॉफिट का मतलब ये है कि बिजनेस में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, तो बिजनेस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के थ्रू आपने अपनी चीजों को फॉर्मली अरेंज कर लिया, जिसकी वजह से एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आई, हेंस आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव होना शुरू हो गए। आई होप ये बात मैं आपको समझा पाया हूँ। मुझे यहाँ पे 2 मिनट दीजिएगा, मैं जरा लैपटॉप चार्ज पे लगा लो, फिर कंटिन्यू करते हैं। कोई सवाल हो तो लिख दीजिएगा। सही है, ये आपके पास 3 लाइन की डेफिनेशन है, इसको जरा पढ़ लें, आपको आइडिया हो जाएगा। इसके बाद पर्पसेस लिखे हुए, जरा वो भी रीड कर लीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्यों लेकर आते हैं? तो जवाब ये है कि उसके कुछ पर्पसेस होते हैं। वो पर्पसेस क्या हैं? ये लिखे हुए। द पर्पसेस ऑफ हैविंग एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज दैट नंबर 1, इट डिवाइड्स वर्क टू बी डन इनटू स्पेसिफिक जॉब्स एंड डिपार्टमेंट। देखो, आपने सोचा कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कहा कि एक पेपर पेन निकाल के आपने लिखा कि कितने पॉसिबल टास्क हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आपने एक टास्क लिखा, 10 लिखे, 15 लिखे,
25 लिखे, 50 हो गए, 100 हो गए, 250 हो गए। ये जो 250 टास्क आपने लिखे हैं, अब आप परेशान, कह रही मैं कराऊंगा किससे, कैसे कराऊंगा, किसको कौन सा टास्क देना है, किसको कौन सा टास्क नहीं देना, कौन से दो लोग एक टास्क को शेयर करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि उन 250 टास्क को डिवाइड कर दिया into specific jobs and departments. Let me give you a few examples. जो 250 टास्क आपके पास आए थे, उसमें से आपने 1 2 3 4 5 करके ऐसे कोई 50 टास्क अलग कर लिए, जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन। इन सारे टास्क को अलग करके आपने दे दिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर। लिखा हुआ ना कि आपने डिवाइड कर दिया इनटू स्पेसिफिक जॉब्स एंड डिपार्टमेंट, आपने डिपार्टमेंट को सारे मार्केटिंग टास्क दे दिए। सही है। फिर आपने कुछ टास्क और निकाले, जैसे कि फाइनेंस, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन। सही है। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग। सही है। ये सारे टास्क आपने एक जगह कर दिए, अलग डिपार्टमेंट में नाम दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट। इसके अलावा लोगों की हायरिंग, सही है, उनकी ट्रेनिंग, उनकी डेवलपमेंट, उनकी कंपनसेशन, उनके प्रमोशंस, सही है, उनकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट, सही है। इसके अलावा जो है उनकी टाइम मैनेजमेंट, कंडक्ट की मैनेजमेंट को, उनके क्राइसिस को, उनके प्रॉब्लम्स को, उनकी उनकी जो है वो लीव्स को, उनकी अटेंडेंस को, सही, उनके बिहेवियर को, इसके अलावा उनकी एक्सपेक्टेशंस को, फिर उनको निकालना पड़े या उनकी उनकी स्किल सेट से रिलेटेड जितनी भी तमाम एक्टिविटीज है ना, आपने डिपार्टमेंट बना दिया ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे ये काम कौन सिखाता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सही है। assigns tasks and responsibilities associated with individual jobs. अब ये जो डिपार्टमेंट्स आपने बना लिए, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रोक्योरमेंट या फिर प्रोडक्शन, जितने भी आपने डिपार्टमेंट बना लिए, अब इन डिपार्टमेंट के अंदर जो टास्क है ना सर, वो किस तरीके से मैं तोड़ूंगा। अब यहाँ पे आप इंडिविजुअल पर्सन को उनकी टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करोगे। जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आपके पास था मैनेजर मार्केटिंग, असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और मार्केटिंग सपोर्ट। सही है। इस तरीके से आपके पास कोई 4-5 लोग थे। अब आपने जो 50 टास्क थे ना, उसमें जो टॉप लेवल के टास्क है ऊपर के बंदे को दे दिए, मिडिल लेवल के टास्क 2 लोगों को दे दिए और बॉटम लेवल के टास्क नीचे वाले बंदे को दे दिए। तो यहाँ पे आपने असाइन कर दिया टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल जॉब्स। कौन सिखाता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेट्स डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशनल टास्क। कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो डाइवर्स नेचर के होते हैं, कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो डाइवर्स नेचर के होते हैं। मैं एक तल्ख एग्जांपल देने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। देखो एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल ने कहा कि हमारे पास ओपीडीज हैं, सही है, हमारे पास ओटीज हैं, ऑपरेशन थिएटर्स, हमारे पास लैब्स हैं जिसमें लोगों की टेस्ट वगैरह होते हैं, हमारे पास जो है वो जहाँ पे कस्टमर जहाँ पे पेशेंट्स को रोका जाता है ना, उनके जो रूम्स वगैरह होते हैं वो है, सही है, जैसे जनरल वार्ड है, प्राइवेट है, सेमी प्राइवेट है, लग्जरी रूम है, सही है। इसके बाद जो है उनके पास जो है फार्मेसी है, ठीक है, ये इनके पास कुछ जगह है। इन्होंने कहा यार कि अगर एक पेशेंट आता है ना, तो वो पेशेंट हमारे लिए तब फायदेमंद है जो हमारी मल्टीपल सर्विसेज अक्वायर करे, सिर्फ ओपीडी से होते हुए ना चले जाए। अब यहाँ पे उनको कहा गया कि आपने कोऑर्डिनेट करना है जो डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशनल टास्क है। सिर्फ वो डाइवर्स टास्क क्या है कि कस्टमर को या पेशेंट को मल्टीपल जगहों पे घुमाना है। एक बंदा डॉक्टर के पास गया, उसको सिर्फ खांसी थी, डॉक्टर ने उसको कहा कि अच्छा एक काम करो, उसको चेक वेक किया, उसको बोला एक काम करो तुम अपना ना एक्सरे करवा लो। तो बंदा बोलेगा ठीक है डॉक्टर, मेरे घर के पास एक्सरे की जो है लैब है, वो बहुत सस्ती, मैं वहां से करवा लूंगा। डॉक्टर बोले नहीं, आपने क्या करना है कि हमारी लैब से करवाना है, क्योंकि मैं उसी को ही रिकमेंड करता हूँ। अब डॉक्टर क्या कहेगा, फौरन से फोन करेगा, उसने बोलेगा भाई मैंने अपना पेशेंट भेजा है, मैंने अपना बकरा भेजा है, तो आप क्या करो कि इसका एक्सरे कर लो। अब वो क्या करेगा, वहां जाएगा लैब के पास और लैब से अपना एक्सरे कराएगा, सही है। अब लैब ने उसका एक्सरे कर लिया तो वो डॉक्टर के पास वापस आएगा। अब डॉक्टर उसको कहेगा कि यार तुमने काम करो कि तुम्हारे टेस्ट की रिपोर्ट आएंगे, जब टेस्ट की रिपोर्ट आएंगे मैं तुम्हें मजीद दवाइयां लिख के दूंगा, लेकिन अभी जो मैं सिम्टम समझ रहा हूँ ना, इसके हिसाब से तुम ये दवाइयां खाना शुरू कर दो। अब वो डॉक्टर को बोलेगा ठीक है डॉक्टर, मेरे घर के पास ना मेडिकल स्टोर है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो मुझे दवाइयां दे देगा। तो डॉक्टर बोलेगा नहीं, ये दवाई तुम्हें कराची में कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ये सिर्फ हमारे फार्मेसी में मिलेगी। तो वो डॉक्टर वहां फार्मेसी में भेजेगा और वहां से फोन कर देगा भाई मेरा बकरा आ रहा है, इसको हलाल करो, और वो बच्चा जाके वहां से दवाई लेकर फिर डॉक्टर के पास आएगा।
फिर डॉक्टर जो है वो उसको बोलेगा चलो कल आना, उससे पैसे लेके भेज दिया। वो कल डॉक्टर के पास आएगा तो डॉक्टर एक्सरे की रिपोर्ट देखेगा, बोलेगा मामू लेट जा, तेरी तो वाट लग गई है, और उसको बोलेगा कि तुम वार्ड में जो है ना अपने आप को एडमिट करा लो। अब वो क्या करेगा, वार्ड में अपने आप को एडमिट करा लेगा, डॉक्टर फोन करके बोलेगा ये जो बंदा लेटा है ना बेड नंबर फला फला पे, ये मेरा बकरा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन चल रही है डाइवर्स टास्क की, कि ओपीडी डिपार्टमेंट अलग है, ओटी डिपार्टमेंट अलग है। तो अभी तो मैंने बताया ना कि ऑपरेशन थिएटर में भी जाएगा, वहां पे डॉक्टर उसको काटेगा पीटेगा भी, वापस सी देगा। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशनल टास्क है। एक और एग्जांपल देता हूँ। देखो एक फैक्ट्री में एक लेबर काम कर रहा था, और वहां पे हुआ ये कि एक्सीडेंट हुआ और लेबर को ना काफी ज्यादा इंजरी आ गई, सही है। अब वो जो पेशेंट जो लेबर है, अब वो क्या है, वो काफी अवेयर है उस सिचुएशन को लेकर। अब लेबर ने बोला यार मैं तो गरीब आदमी हूँ, चोटें तो मुझे लगती रहती है, इस सिचुएशन का मैं फायदा उठाता हूँ। लेबर रोना शुरू हो गया, कह रहा रो रहा है, कह रहा है कि अब मैं काम करने के लायक नहीं रहा, मेरी जो है वो 4 बीवियां हैं, 50 बच्चे हैं, अब उनका कौन ख्याल रखेगा। तो यहाँ पे ना उसने बहुत रोना शुरू कर दिया, मैं तो पुलिस में कंप्लेन करूंगा, मैं तो कोर्ट जाऊंगा, मैं फला करूंगा ना। अब लोग घबरा गए। लोगों ने कहा कि यार हमने जो यहाँ पे प्रैक्टिसेस रखी है ना, वो कोई अच्छी प्रैक्टिसेस नहीं है, और यहाँ पे अगर एक्सीडेंट हुआ है ना तो हमारी गलती की वजह से हुआ, अब ये जाके बाहर मुंह खोल देगा ना, हम फंस जाएंगे। तो अब यहाँ क्या करना है, ये डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशनल टास्क है। यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो हेड है, जहाँ पे प्रोडक्शन चल रही थी, जहाँ पे लेबर काम कर रहा था, सिर्फ वो इन्वॉल्व नहीं होगा, वो अपने साथ इन्वॉल्व करेगा ऑपरेशंस मैनेजर को। ऑपरेशंस मैनेजर ये देख रहा होता है कि किस तरीके से प्रोडक्शन हो रही है और किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। तो इसका मतलब है कि ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का हेड भी वहां पे इन्वॉल्व हो जाएगा। सिर्फ ऑपरेशंस का हेड नहीं इन्वॉल्व होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, इसको रिश्वत खिलानी पड़ेगी, इसका मुंह बंद करना पड़ेगा। इसको मतलब फाइनेंस हेड को भी शामिल करना पड़ेगा। सिर्फ फाइनेंस हेड शामिल नहीं होगा, बल्कि आपके पास लीगल डिपार्टमेंट के हेड को भी शामिल करना पड़ेगा। अब उससे पूछेंगे कि भाई इसका नेक्स्ट लाए अमल क्या है, कि उसको किस तरीके से डील करना है, टैकल करना है, कि हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद है, अगर अपना मुंह खोल दे और अगर ये अपना मुंह बंद रखे तो हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद है। तो वो क्या करेगा, इससे जो है वो साइन करवा देगा, एनडीए साइन करवा देगा, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कि वो कहेगा कि भाई अब तुम ये वाक्य किसी को भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, जो भी तुम एक्सवाइजी अमाउंट चाहिए वो तुम बता दो। गरीब आदमी था, उसने बोला अच्छा ठीक है मुझे आप 5 लाख रुपए दे दो, और मेरा खर्चा जो है ना जितना भी है वो हॉस्पिटल का वो उठा लो, और साथ ही साथ उसने बोल दिया मुझे एक बाइक दिला दो। तो इन्होंने बोला चलो ठीक है, सब करवा दिया। करवाने के बाद उससे एनडीए साइन करवा दिया। उसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे जो डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशनल टास्क था वो कोऑर्डिनेशन के बाद खत्म हो गया। ये चीज कौन सिखाती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्लस्टर्स जॉब इनटू यूनिट्स। क्लस्टर का मतलब होता है जोड़ना, क्लस्टर का मतलब होता है झुंड, क्लस्टर का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड, जुड़ा हुआ, मिला हुआ। यहाँ पे छोटी छोटी जॉब्स को यूनिट में क्लस्टर कर दिया जाता है, सही है। सर आपके पास जो बड़ी कंपनीज होती है ना, बड़ी कंपनीज होती हैं, वहां पे आपके पास जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना वो बहुत छोटे छोटे लेवल पर होते हैं। जैसे वहां पे पूरा सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं होगा, वहां पे डिजिटल मार्केटिंग का डिपार्टमेंट अलग होगा, वहां पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग का डिपार्टमेंट अलग होगा, वहां पे सेल्स का डिपार्टमेंट अलग होगा, एडवर्टाइजमेंट का डिपार्टमेंट अलग होगा, पब्लिक रिलेशन का डिपार्टमेंट अलग होगा, इंटरनेशनल सेल्स का डिपार्टमेंट अलग होगा। तो सर ये सारे डिपार्टमेंट अलग अलग है, सही है। लेकिन जब ओवरऑल मार्केटिंग की बात आती ना तो इन सब जॉब्स को क्लस्टर कर दिया जाता है इनटू यूनिट पे। लेट्स सपोज वो कहते हैं मार्केटिंग की मीटिंग है, तो वहां पे तमाम मार्केटिंग हेड्स जो है वो वहां पे जाके क्लस्टर हो जाते हैं। establishes relations among individual groups and departments। देखो ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, ग्रुप्स भी होते हैं और इंडिविजुअल्स भी होते हैं। यहाँ पे मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे लिए वो क्लिशे एग्जांपल हो गई है, वो है डीएचएस सोफा यूनिवर्सिटी की। मैं वहां की हायरार्की समझाता हूँ, जरा उसको समझना। वहां पे एक है वाइस चांसलर, वाइस चांसलर के अंडर आता है डीन, सही है। उसके बाद आपके पास दो ग्रुप ऑफ डिपार्टमेंट्स है, क्या है, दो ग्रुप ऑफ डिपार्टमेंट्स है। पहला ग्रुप ऑफ डिपार्टमेंट है वो है एकेडमिक डिपार्टमेंट्स का ग्रुप, दूसरा है नॉन एकेडमिक डिपार्टमेंट का ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे जो एकेडमिक डिपार्टमेंट्स का ग्रुप जो है उसमें आपके पास आ जाता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंसेस। राइट साइड पे जो नॉन एकेडमिक डिपार्टमेंट्स का ग्रुप जो है उसमें आपके पास आ जाता है मार्केटिंग, फाइनेंस, एडमिशंस, प्रोक्योरमेंट, सही है, आईटी, ये सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं, सही है। अब यहाँ पे अगर वाइस चांसलर मीटिंग कॉल कर रहा है, सुनना, वाइस चांसलर मीटिंग कॉल कर रहा है डीन के साथ, तो डीन इंडिविजुअल है,
वाइस चांसलर इंडिविजुअल है, तो रिलेशन हुआ किसका, इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल, सही। इसी तरीके से वाइस चांसलर ने मीटिंग कॉल की तमाम एचओडीज की, तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स की, तो यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं एकेडमिक डिपार्टमेंट के हेड्स, यहाँ पे तमाम बैठे हुए हैं नॉन एकेडमिक डिपार्टमेंट के हेड्स। अब लेट सपोज वीसी मुखातिब होता है, पहले मैं बात करूंगा एकेडमिक डिपार्टमेंट से, तो वीसी बात कर रहा है ग्रुप ए से, वीसी कहता है अब मैं बात करूंगा नॉन एकेडमिक डिपार्टमेंट से, तो वीसी बात कर रहा है ग्रुप बी से, तो इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप, इंडिविजुअल इंडिविजुअल का रिलेशन, इंडिविजुअल ग्रुप का रिलेशन। फिर वीसी ने बोला मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड से, तो ये क्या है, इंडिविजुअल वर्सेस डिपार्टमेंट। या जो आपके पास जो एकेडमिक डिपार्टमेंट के हेड्स है ना तमाम, उन सब ने कहा मैं बात करूं, हम बात करेंगे मिलके मार्केटिंग हेड से, तो डिपार्टमेंट वर्सेस ग्रुप, सही है। या ये भी हो सकता है कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो हेड है उसने कहा मैं बात करूंगी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड से, तो डिपार्टमेंट वर्सेस डिपार्टमेंट। आई होप मैं आपको समझा पाया कि रिलेशन होता है इंडिविजुअल इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल ग्रुप का, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का, ग्रुप डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट का। आई होप बात समझ आ गई होगी। ये कौन सिखाता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। लिखा हुआ है एस्टैब्लिशेस फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी। लाइन ऑफ अथॉरिटी का मतलब सिंपली अभी यहाँ पे ये समझ लो, ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी की एक लाइन होती है जो कि एक वर्टिकल लाइन होती है, स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोज डाउन टिल द बॉटम, सही है। तो यहाँ पे हर एक बंदा अपने नीचे के बंदे को क्या कर रहा होता है, हेड कर रहा होता है, नीचे वाला बंदा अपने नीचे वाले बंदे को हेड कर रहा होता है, उसके नीचे वाला बंदा अपने नीचे वाले बंदे को हेड कर रहा होता है। दिस इज कॉल्ड लाइंस ऑफ अथॉरिटी। इस लाइन को जो है मैनेज करना, मेंटेन करना, क्रिएट करना काम है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का। एलोकेट्स, डिप्लॉयज ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। देखो ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे आ जाओ, ह्यूमन रिसोर्स भी होता है, नेचुरल रिसोर्सेज भी होता है, और आपके पास कैपिटल रिसोर्सेज भी होता है। आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन में गार्ड को गन दी जाती है, गन किसकी है, ऑर्गेनाइजेशन की है, सही है। तो मुझे एक बात बताओ, जब गार्ड को गन दी जाती है तो क्या बाकी एम्प्लॉयज आगे कह सकते हैं भाई हमें भी गन दो, अपने गार्ड को दी है? नहीं, क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड किया है कि ये रिसोर्स एलोकेट की जाएगी, डिप्लॉय की जाएगी गार्ड को। इसी तरीके से जो आपके पास डायरेक्टर लेवल के लोग होते हैं उनको लैपटॉप और मोबाइल फोन दिया जाता है। अब यहाँ पे जो आपके पास क्लरिकल किस्म के लोग हैं वो क्या लैपटॉप और मोबाइल फोन मांग सकते हैं? नहीं, क्योंकि उनको एलोकेट किया गया, डिप्लॉय किया गया मोबाइल फोन और ये सारी चीजें। इस तरीके से कुछ फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास रिसोर्सेज होता है, कुछ मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास रिसोर्स होता है, सबके पास अपने अपने रिसोर्सेज होते हैं। ये कौन सिखाता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्या नहीं है, ये दो लाइनें, सही है। इसको मैं रीड कर रहा हूं ताकि मैं आपको समझा दूं, लेकिन ये पेपर में टेस्ट नहीं की जाएगी, आपने रीड जरूर करनी है, आपने अपने हिसाब से कुछ भी नहीं छोड़ना है। to put it into simple terms possible, अगर मैं simplest language में कहूं, an organizational structure describes how a company, a division, a team or other organization is built. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का काम होता है ये बताना कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से बनी है, सही है, और उसके कंपोनेंट्स को कैसे जोड़ा गया है। अभी कितनी जेनेरिक, कितनी सिंपल, कितनी ब्लेंड किस्म की बात है, ये हमको पता ही था सर, सही है। An organizational structure consists of activities such as task allocation, यहाँ पे टास्क दे दिए जाते हैं, कोऑर्डिनेशन चल रही होती है, सुपरविजन चल रही होती है। ये तीनों पॉइंट हम ऊपर बुलेट पॉइंट्स में पढ़कर आ गए, which are directed towards the achievement of organizational aims in an effective and efficient manner. सर ये डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सही। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कह लो या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कह लो, एक ही बात है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की या मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है? देखो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इफ यू चूज द राइट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सिलेक्ट करते हो ना, तो आपको होंगे तीन फायदे। पहला ये होगा कि एम्प्लॉय होगा कंटेंट। एम्प्लॉय कंटेंट का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय सुकून में होगा, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा, एम्प्लॉय खुश होगा।
जहाँ पे एम्प्लॉय कंटेंट है वहां पे ग्रोथ कंटिन्यूसली बढ़ रही होती है, तो कंटिन्यूड ग्रोथ होगी, कंटेंट एम्प्लॉय होगा और प्रॉफिटेबल रिटर्न आ रहे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही होगी। On the contrary, if you choose a wrong organizational structure for your organization, तो आपको 3 नुकसानात होंगे। टेंशन क्रिएट होगी बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय, सही है। दूसरे नंबर पे क्या होगा कि आपके पास इनएफिशिएंट वर्क प्रैक्टिसेस फ्लरिश करेंगी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके प्रॉफिट रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। और चौथा कॉन्सिक्वेंस पता है क्या है, कि अगर आप इन प्रैक्टिसेस को लेके चल रहे होते हो ना, तो अल्टीमेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाती है। एक बंदा लकीर का फकीर बन जाता है, और वो एक ही गलती को रिपीट किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, जिंदगी बार बार मौका नहीं देती, फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगी, मर जाएगी, सही है। फिर उसके बाद यहाँ ये बात लिखी हुई यहाँ पे, इस जो सारी बात ना, 3 एडवांटेजेस 4 डिसएडवांटेजेस, ये बातें लिखी हुई यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लिखा हुआ है अनफॉर्चुनेटली many managers take it for granted for their that sorry unfortunately many managers take it for granted that their organization's management structure is correct। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मैनेजर्स को लगता है कि उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सिलेक्ट किया हुआ है वो करेक्ट है। इसकी 2 वजूहत है। पहला तो ये कि शायद उन्होंने शुरू से ही कोई गलत स्ट्रक्चर उठाया हुआ हो और उसको वो सही मान रहे हो, या फिर उन्होंने शुरू में एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उठा लिया हो, लेकिन वक्त के साथ साथ जब टेक्नोलॉजी चेंज हुई, सही है, पॉलिटिकल कंडीशंस चेंज हो गई, एनवायरनमेंट चेंज हो गया, लोगों की पर्सनैलिटी चेंज हो गई, सोसाइटी चेंज हो गई, लॉ चेंज हो गया, सही है। तो यहाँ पे कैसे पॉसिबल है कि आपको जो पहले ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चल रहा था अब वो सक्सेसफुली यहाँ पे भी चले। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स होते हैं ना, वो नाइव होते हैं, NAIVE। नाइव का मतलब होता है भोला, इनोसेंट, बेवकूफ। जो मैनेजर्स होते हैं वो नाइव होते हैं, वो भोले होते हैं, बेवकूफ होते हैं। उन्हें लगता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर मैंने सिलेक्ट कर लिया है और वो मेरे लिए बेहतरीन है, तो वो ताहयात वैसा ही बेहतरीन रहेगा। ये गलत सोच है। organizational structure must never be static, they should be dynamic। हमेशा वो चेंज करने चाहिए वक्त के साथ साथ। आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। ये बात लिखी है इस पैराग्राफ के अंदर, एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां से मैं लेक्चर को आगे की तरफ लेके चल सकता हूं, बट आई बिलीव कि यहाँ पे दोनों स्टूडेंट्स ही नए स्टूडेंट्स हैं, सही है। तो मैं आज की क्लास को यहाँ पे कॉल ऑफ कर रहा हूँ। इसकी रिकॉर्डिंग मैं एज सुन एज पॉसिबल आपके लिए अवेलेबल कर दूंगा, वो देख लीजिएगा। मैं इस क्लास का जो अगला पार्ट है ना, वो मैं रात के लिए रख लेता हूँ। मैं रात में जो क्लास करूंगा ना, आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। रात को हम पढ़ेंगे 2 चीजें, एलिमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मौजूद है। जब भी कहीं पे एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है ना, तो स्ट्रक्चर को बनाने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो एलिमेंट्स चाहिए होते हैं वो क्या होते हैं? तो आपके पास होता है चेन ऑफ कमांड, जिसको आप लाइन ऑफ अथॉरिटी भी कहते हो, तो आपके पास लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आपके पास होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल, आपके पास होता है लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, आपके पास होता है सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, वर्क स्पेशलाइजेशन या फिर डिविजन ऑफ लेबर। इसके अलावा आपके पास होगा क्या? डिपार्टमेंटलाइजेशन या फिर डिविजन। ये आपके पास क्या है? सारे एलिमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के। उसके बाद फाइनली जो हमारा मेन टॉपिक है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कि आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स वेरी करते हैं, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स अप्लाई हो रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे बेसिक 3 या 4 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, और उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि किस सिचुएशन में आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेहतरीन है। आई होप एंड आई विश आपको आज की सारी बातें समझ आ गई होंगी। ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी पोर्टल पे। मेरे ख्याल से 8, साढ़े 8, 9 बजे हम एक और क्लास कर लेंगे, और आधे घंटे की वो क्लास होगी, उसमें हम इन दोनों में से कोई एक टॉपिक को सक्सेसफुली कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी क्लास में कर रहा हूँ कॉल ऑफ। मिलते हैं इंशाल्लाह रात में, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। कोई सवाल है तो अभी पूछ लें, या फिर आप लोग ग्रुप में पूछ लीजिएगा। चल, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।